कभी सोचा है कि क्या कोई एक अकेला इंसान बिना किसी सरकारी मदद के भारत का सबसे बड़ा स्कूल नेटवर्क खड़ा कर सकता है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी जानेंगे, कृष्णचंद्र गांधी, जिन्होंने सिर्फ अपने जुनून और अनुशासन के दम पर शिक्षा की दुनिया में एक क्रांति ला दी। 12,000 से भी ज्यादा। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन स्कूलों की गिनती है जो आज भारत के सबसे बड़े नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल नेटवर्क्स में से एक हैं। और ये सब बस एक इंसान के विजन से शुरू हुआ था। और इन स्कूलों में आज 31 लाख से भी ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। पता है ये कितना बड़ा नंबर है? ये तो हमारे देश के कई छोटे छोटे राज्यों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। कमाल है ना? तो फिर आखिर कौन थे वो शख्स, वो एक अकेला इंसान जिसके एक छोटे से विचार ने शिक्षा के इतने बड़े आंदोलन को जन्म दे दिया? चलिए जानते हैं कृष्णचंद्र गांधी को। ये हैं कृष्णचंद्र गांधी। 1921 में इनका जन्म हुआ था। यही वो शख्स थे, वो सूत्रधार जिन्होंने एक ऐसे आंदोलन की नींव रखी जिसने आगे चलकर लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। देखिए, उनका काम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था ही, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी भी उतनी ही जबरदस्त थी। बहुत ही सिंपल और डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते थे। मतलब आप सोचिए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चश्मा तक नहीं पहना, कभी कोई अंग्रेजी दवा नहीं खाई, और तो और तैराकी और घुड़सवारी में भी एकदम माहिर थे। अच्छा, तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, 1943 में वो आरएसएस से जुड़े एक वॉलंटियर के तौर पर, और सिर्फ 1 साल के अंदर बीए की डिग्री लेते ही उन्होंने फैसला कर लिया कि अब पूरी जिंदगी देश के लिए काम करेंगे, एक प्रचारक के तौर पर। और इसी डेडिकेशन का, इसी जुनून का नतीजा था 1952 में गोरखपुर में पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना। और बस यहीं से इतिहास बनना शुरू हो गया। उनकी हिम्मत का एक किस्सा सुनिए। एक बार की बात है, मथुरा में यमुना नदी में जोरों की बाढ़ आई हुई थी। नदी एकदम उफान पर, खतरनाक लहरें। ऐसे में कौन हिम्मत करेगा? लेकिन गांधी जी, उन्होंने युवाओं को इंस्पायर करने के लिए उस उफनती यमुना को तैर कर पार कर लिया। ये छोटा सा किस्सा ही बता देता है कि वो असल में किस मिट्टी के बने थे। और यही जज्बा, यही हिम्मत उनके काम में भी दिखती थी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से भारत की एजुकेशन सिस्टम में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, यानी पहले सरस्वती शिशु मंदिर का जन्म। तो सवाल ये है कि ये सरस्वती शिशु मंदिर आखिर था क्या? देखिए, ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, इसे संस्कारों का मंदिर कहा गया। मतलब एक ऐसी जगह जहां बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती थीं, बल्कि भारतीय कल्चर और मॉरल वैल्यूज भी सिखाए जाते थे, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। यहाँ का फिलॉसफी बड़ा सिंपल था। बच्चे भगवान का रूप हैं और टीचर्स, जिन्हें आचार्य कहा जाता है, उनका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड करना है। सोचिए जरा, गोरखपुर में एक छोटा सा किराए का मकान और सिर्फ 5 बच्चे, बस यहीं से ये सफर शुरू हुआ था। तो सवाल ये है कि ये छोटा सा स्कूल एक नेशन वाइड मूवमेंट कैसे बन गया? आइए देखते हैं कि कैसे इस एक आइडिया ने पूरे देश में अपनी जड़ें फैला ली। लेकिन जैसा होता है, ये सफर आसान नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज आया 1975 की इमरजेंसी के दौरान। हुआ ये कि सरकार ने इन स्कूलों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। सोचिए, जिन स्कूलों को इतनी मेहनत से खड़ा किया, वो रातों रात हाथ से निकल गए। पर गांधी जी के लीडरशिप में पेरेंट्स और टीचर्स ने मिलकर एक शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया, और वो इतना असरदार था कि सरकार को झुकना पड़ा। स्कूल वापस मिल गए। और पता है क्या? इस चैलेंज ने इस आंदोलन को कमजोर नहीं, बल्कि और भी मजबूत बना दिया। गोरखपुर के उस एक स्कूल से जो इंस्पिरेशन मिली थी, वो सचमुच आग की तरह फैल गई। एक के बाद एक देश के अलग अलग राज्यों में स्कूल खुलने लगे। अब इतने सारे स्कूलों को मैनेज करने के लिए पहले स्टेट लेवल कमिटीज बनी, और फिर 1977 में इन सबको एक साथ लाने के लिए नेशनल लेवल पर विद्या भारती को बनाया गया। और इसके ठीक 1 साल बाद 1978 में दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। शिशु संगम नाम का एक इवेंट हुआ। इसमें 16,000 से ज्यादा बच्चे आए थे, और उनकी हौसला अफजाई के लिए कौन आया था पता है? खुद भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। ये एक तरह से इस आंदोलन की बढ़ती हुई ताकत का खुला ऐलान था। लेकिन गांधी जी का मिशन यहीं खत्म नहीं हुआ। वो उन लोगों में से नहीं थे जो आसान रास्ते चुनते हैं। अब वो भारत के एक ऐसे हिस्से की तरफ जा रहे थे जहां काम करना सबसे मुश्किल था, और शायद सबसे जरूरी भी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया।
तो गांधी जी ने अपना फोकस नॉर्थ ईस्ट के उन रिमोट ट्राइबल इलाकों पर किया जहां तक एजुकेशन पहुंचाना किसी सपने जैसा था। उन्होंने हाफलांग जैसे मुश्किल इलाकों में स्कूल और हॉस्टल्स खोले, और सबसे खास बात यह थी कि वहां 9 अलग अलग ट्राइब्स के बच्चे एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ते थे। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। उनके एफर्ट से असम, त्रिपुरा, नागालैंड जैसे राज्यों में एजुकेशन की एक नई लहर आ गई, और इस पूरे काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए 1997 में पूर्वोत्तर जनजाति शिक्षा समिति बनाई गई। तो कृष्णचंद्र गांधी अपने पीछे क्या लेगेसी छोड़ गए? चलिए अब देखते हैं कि उनका शुरू किया हुआ मिशन आज कैसे लाखों लोगों की जिंदगियों को रोशन कर रहा है। जिस डिसिप्लिन के साथ उन्होंने पूरी जिंदगी जी, उसी अटूट अनुशासन के साथ उन्होंने अपना शरीर भी छोड़ा। अपने आखिरी दिनों में मथुरा में जब उन्हें लगा कि उनका समय पूरा हो गया है, तो उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया और 24 नवंबर 2002 को वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन गांधी जी भले ही चले गए, उनका काम आज भी जिंदा है। उनकी सोच आज भी लोगों को इंस्पायर कर रही है। देखिए 2007 में उनकी याद में कृष्णचंद्र गांधी अवार्ड शुरू किया गया। ये उन लोगों को दिया जाता है जो ट्राइबल एजुकेशन के फील्ड में शानदार काम करते हैं। और फिर 2020 में कृष्णचंद्र गांधी फाउंडेशन बनाया गया, जो उनके सपनों को आगे बढ़ा रहा है। तो आज विद्या भारती कहाँ है? जरा आज के नंबर्स देखिए। 12,000 से ज्यादा फॉर्मल स्कूल, 8,000 से ज्यादा इनफॉर्मल सेंटर्स, और इनके जरिए 33 लाख से भी ज्यादा बच्चों तक एजुकेशन पहुंच रही है। और एक और बात, इनमें से 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एकदम फ्री एजुकेशन दी जाती है। ये स्किल सच में हैरान कर देने वाला है। सच तो ये है कि उनके बनाए हुए स्कूल ही उनके असली जीते जागते स्मारक हैं। ये शिक्षा का वो विशाल बरगद का पेड़ है जो सिर्फ एक अकेले बीज से उगा था, और आज उसकी छाया पूरे देश में फैली हुई है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। एजुकेशन का, शिक्षा का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, या फिर एक बेहतर इंसान बनाना? कृष्णचंद्र गांधी की पूरी जिंदगी शायद इसी सवाल का एक जवाब है। इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।